नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान और आज हम बात करेंगे देश की सियासत और कुछ खास घटनाओं और मुद्दों पर। चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। देश के पहले समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी के बिल में किसी धर्म विशेष का जिक्र तो नहीं, लेकिन कई नियमों के बदलाव में रूढ़ि, परंपरा और प्रथा को खत्म करने का आधार बनाया गया है। इद्दत हलाला को भी प्रत्यक्ष तौर पर कहीं नहीं लिखा गया, हालांकि एक विवाह के बाद दूसरे विवाह को पूरी तरह से अवैध करार कर दिया गया। पेश है रिपोर्ट, देखिए। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जनता से किए गए प्रमुख वादों में से एक था वर्ष 2000 में अस्तित्व में आए उत्तराखंड में लगातार दूसरी बार जीत दर्ज कर इतिहास रचने के बाद बीजेपी ने मार्च 2022 में सरकार गठन के तत्काल बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए एक्सपर्ट कमेटी के गठन को मंजूरी दे दी थी। आपको बता दें कि यूसीसी को लेकर न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे देश के लोगों का इंतजार अब खत्म हो गया है। पूरा देश उत्तराखंड की तरफ देख रहा है। उत्तराखंड के लिए ये एक युगांतकारी समय है और उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। यहाँ पर यूसीसी विधेयक को सबसे पहले लागू किया गया है। वहीं अब उत्तर प्रदेश में भी यूसीसी के मसौदे पर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। वहीं सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी ने जिन राज्यों में यूसीसी लागू करने की बात कही थी, क्या उन राज्यों में ये लागू हो जाएगा? यूसीसी का क्या है असर? यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी की रिपोर्ट कुल 780 पन्नों की है। इसमें करीब 2,33,000 लोगों ने अपने विचार दिए हैं। यूसीसी के ड्राफ्ट में 400 से ज्यादा धाराएं हैं। विवाह पंजीकरण अनिवार्य रूप से कराना होगा, जिसकी सुविधा ग्राम सभा स्तर पर भी दी जाएगी। जाति, धर्म या संप्रदाय कोई भी हो, तलाक पर एक समान कानून होगा। बहुविवाह पर रोक लगेगी। सभी धर्मों के बच्चों को गोद लेने का अधिकार होगा, लेकिन दूसरे धर्म के बच्चे को गोद नहीं लिया जा सकेगा। हलाला और इद्दत प्रथा बंद होगी। लड़कियों को विरासत में लड़कों के बराबर हिस्सा मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर कराना होगा, जिसमें आधार कार्ड अनिवार्य होगा और 18 से 21 साल के बीच के जोड़ों को माता पिता से सहमति पत्र देना होगा। समान नागरिक संहिता के ड्राफ्ट में अनुसूचित जनजाति, ट्रांसजेंडर, धार्मिक मामले, पूजा पद्धति, परंपराओं से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। पति की मृत्यु पर पत्नी ने दोबारा शादी की तो मुआवजे में माता पिता का भी हक होने का प्रस्ताव भी बिल में रखा गया है। पत्नी की मृत्यु होने पर उसके माँ बाप की जिम्मेदारी पति पर होगी। पति पत्नी के बीच विवाद हुआ तो बच्चों की कस्टडी दादा दादी को देने का प्रस्ताव भी यूसीसी विधेयक में रखा गया है। आपको बता दें कि दशकों से एक बड़ा वर्ग देश में एक समान कानून लाने की वकालत कर रहा है। छोटे से राज्य उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने का बड़ा फैसला लिया। उसके इस फैसले पर देश और दुनिया की निगाह है। दरअसल करीब 2.5 लाख सुझावों और 30 बैठकों में रायशुमारी के बाद ड्राफ्ट तैयार किया गया है। बता दें कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 25 सह पठित अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को विशेष संरक्षण प्रदान किया गया है। ड्राफ्ट समिति ने माना है कि प्रदेश में निवास कर रही जनजातियों में महिलाओं की स्थिति प्रदेश में अन्य वर्गों की तुलना में कहीं अधिक बेहतर है। वहीं मुस्लिम वर्ग के अतिरिक्त सभी वर्गों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु लड़कियों के लिए 18 वर्ष, लड़कों के लिए 21 वर्ष निर्धारित है। मुस्लिम वर्ग के लिए न्यूनतम आयु उसका मासिक धर्म प्रारंभ होने से मानी जाती है। अब सबके लिए ये आयु समान होगी, जबकि किसी भी वर्ग में विवाह के अनुष्ठानों पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया गया। सप्तपदी, आशीर्वाद, निकाह, पवित्र बंधन, आनंद कारज, आर्य समाज विवाह, विशेष विवाह अधिनियम को इसमें संरक्षित किया गया है। आपको बता दें कि संपत्ति शब्द को हटाकर संपदा शब्द का प्रयोग यूसीसी में किया गया है। इसमें मृतक की सभी प्रकार की संपत्तियां जैसे चल, अचल, स्वयं अर्जित, पैतृक,
या जनगम या संयुक्त मूर्त या अमूर्त या ऐसी किसी भी संपत्ति में कोई भी हिस्सा हित या अधिकारी को सम्मिलित किया गया है। यूसीसी लागू होने के बाद पैतृक संपत्ति अब व्यक्ति की स्वयं अर्जित संपत्ति ही मानी जाएगी और उसका विभाजन उसके उत्तराधिकारियों के बीच स्वयं अर्जित संपत्ति के अनुसार ही किया जाएगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया ब्लॉक को एक और बड़ा झटका लग सकता है। यूपी में जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी विपक्षी दलों के गठबंधन से अलग हो सकती है। कहा जा रहा है कि जयंत बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं। हालांकि जयंत लगातार इंडिया ब्लॉक के साथ होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन जानकार कहते हैं जयंत जल्द ही अपने पत्ते खोल सकते हैं। पेश है खास रिपोर्ट। इंडिया को एक और बड़ा झटका, बीजेपी के साथ जा सकते हैं जयंत चौधरी। बीजेपी का आरएलडी को 4 से 5 सीटों का ऑफर। जयंत अखिलेश में मुजफ्फरनगर पर फंसा पेच। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन इंडिया अब बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में बिखरता दिख रहा है। चर्चा है कि जयंत चौधरी इंडिया को ठुकरा कर एनडीए में आ सकते हैं। भाजपा ने एनडीए के साथ गठबंधन का ऑफर दिया है। भाजपा की तरफ से जयंत चौधरी को 4 से 5 सीटों का ऑफर दिया गया है। वहीं बीजेपी और आरएलडी के गठबंधन की अटकलों के बीच केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने जयंत चौधरी का एनडीए में स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी की ओर से मैं उनका एनडीए फैमिली में स्वागत करती हूँ। Media reports that RLD is soon going to be joining the NDA family, and on behalf of my party, I welcome them. Although I am not really aware of the seat distribution between BJP and RLD, that's I guess a matter, an issue to be discussed between the two parties. यूपी में 2018 उपचुनाव से है गठबंधन। 2018 के लोकसभा उपचुनाव में आरएलडी और सपा का गठबंधन। कैराना सीट पर उपचुनाव में सपा ने तबस्सुम हसन को मैदान में उतारा। तबस्सुम हसन को आरएलडी के सिंबल पर चुनाव लड़ाया। इस चुनाव में तबस्सुम हसन की शानदार जीत हुई थी। शिवपाल का दावा, चौधरी हमारे साथ। उधर समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता शिवपाल यादव ने कहा कि आरएलडी के बीजेपी के साथ जाने की अफवाह चल रही है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आरएलडी हमारे साथ है और आगे चुनाव में भी हमारे साथ ही रहेगी। हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी को हराएंगे। हम जानते हैं सर घूम जाइए सर वो इंडिया गठबंधन से मिलकर के ही चुनाव लड़ेंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में रालोद की हार। रालोद ने सपा बसपा के साथ गठबंधन में 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था। तीनों सीटों पर पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। बागपत से जयंत चौधरी को भाजपा के सत्यपाल मलिक के हाथों 23,000 वोटों से हार मिली थी। मुजफ्फरनगर में अजीत सिंह को भाजपा के संजीव बालियान ने हरा दिया था। मथुरा में कुंवर नरेंद्र सिंह भाजपा के उम्मीदवार हेमा मालिनी के हाथों पराजित हुए। एनडीए के साथ जा सकते हैं जयंत। आपको बता दें कि पश्चिमी यूपी को जाट और मुस्लिम बाहुल्य इलाका माना जाता है। यहाँ लोकसभा की कुल 27 सीटें हैं और 2019 के चुनावों में बीजेपी ने 19 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि 8 सीटों पर महागठबंधन ने कब्जा किया था। इनमें 4 सपा और 4 बसपा के खाते में आई थी, लेकिन आरएलडी को किसी सीट पर जीत नसीब नहीं हुई थी। यहाँ तक कि जयंत को पश्चिमी यूपी में जाट समाज का भी साथ नहीं मिला था। यही नहीं, 2014 के चुनाव में भी जयंत को निराशा हाथ लगी थी और एक भी सीट नहीं मिली थी। इसलिए संसद के निचले सदन में अगर पार्टी की उपस्थिति चाहिए तो बीजेपी के साथ जाना जयंत की सियासी मजबूरी भी है। इस बीच जयंत चौधरी ने पार्टी के 2 कार्यक्रम रद्द कर दिए, जिसके बाद उनके एनडीए के साथ जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। पहला कार्यक्रम 12 फरवरी को छपरौली में होना था, जहां उनके पिता अजीत चौधरी की जयंती पर आदमकद प्रतिमा का लोकार्पण होना था, जिसे फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। इसके अलावा दूसरा मथुरा में युवा सम्मेलन कार्यक्रम होना था, जिसे भी टाल दिया गया है। माना जा रहा है कि नए समीकरणों को देखते हुए इसे भी रद्द कर दिया गया।
2014 के चुनाव में आरएलडी का वोट शेयर, 2 चुनाव में 11 सीटों पर चुनाव लड़े, मिली हार। मोदी लहर में दिग्गज नेता भी नहीं बचा पाए सीट। 2014 में आरएलडी का 0.9% था वोट शेयर। 2014 के चुनाव में भी जयंत को निराशा हाथ लगी थी। अखिलेश से क्यों नाराज हैं जयंत चौधरी? आपको बता दें कि खबरें हैं कि जयंत चौधरी अखिलेश यादव के प्रस्ताव से नाराज चल रहे हैं। सपा ने आरएलडी को जो 7 सीटें दी हैं, उनमें 4 सीटों पर रालोद के सिंबल पर सपा के उम्मीदवारों को लड़ने का प्रस्ताव दिया गया है, जिसके बाद से जाट कार्यकर्ताओं द्वारा उन पर गठबंधन तोड़ने का दबाव है। वहीं एनडीए में उन्हें 3 से 4 सीटों का ऑफर दिया गया है। इनमें मथुरा और बागपत की सीटें आरएलडी की दी जा सकती हैं, जबकि एक राज्यसभा सीट भी दी जा सकती है। आपको बता दें कि रालोद ने 2019 का लोकसभा चुनाव भी सपा के साथ गठबंधन में लड़ा था। इसमें उन्हें 3 सीटें दी गई थी, लेकिन उन्हें एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं हो पाई थी। वहीं साल 2022 के विधानसभा चुनाव में भी रालोद ने 33 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से पार्टी को 9 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। सपा के अपने तर्क हैं। सपा का मानना है कि बीजेपी के संजीव बालियान को अगर कोई चुनौती दे सकता है तो वो या तो चौधरी परिवार या फिर हरेंद्र मलिक ही संभव है। लेकिन जयंत की पार्टी का काडर हर हाल में ये अपनी सीट के लिए चाहता है। वो नहीं चाहता कि सपा का कैंडिडेट हो और आरएलडी का सिंबल। यही लड़ाई अब सतह पर आ गई है। दावे तो ये भी किए जाने लगे हैं कि अगर मुजफ्फरनगर पर सपा अपना कैंडिडेट देती है तो आरएलडी कार्यकर्ताओं की नाराजगी संभालना मुश्किल हो सकता है। बीजेपी को लेकर जयंत का सॉफ्ट रुख। वहीं बीजेपी को लेकर पश्चिमी यूपी में माहौल बदला है। खुद जयंत चौधरी का रुख भी इसका गवाह है। बात 26 दिसंबर 2023 की है। जयंत चौधरी ने एक ट्वीट किया और सियासी हलकों में चर्चाएं तेज हो गईं। उन्होंने यूपी की योगी सरकार को सीधे तौर पर धन्यवाद दिया। जयंत ने एक्स पर लिखा, कल मेरा जन्मदिवस है और इससे अच्छा तोहफा नहीं मिल सकता। उत्तर प्रदेश में 60,224 सिपाही भर्ती में 3 साल की आयु सीमा बढ़ेगी। सीएम योगी ने उचित निर्णय लिया है। आरएलडी कार्यकर्ताओं ने इस महत्वपूर्ण मुद्दे को जबरदस्त तरीके से उठाया और अपनी बात मनवाई है। उसके बाद जयंत का दूसरी ट्वीट 1 महीने बाद फिर चर्चा में आया। उन्होंने जननायक और बिहार के पूर्व सीएम दिवंगत कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने पर खुशी जताई और एक्स पर लिखा, बिहार ही नहीं हर भारतीय के लिए गर्व के पल। सपा से मुजफ्फरनगर सीट को लेकर फंसा पेच। इसके अलावा एक अन्य फैक्टर भी जयंत को सोचने पर मजबूर कर रहा है। सपा ने जयंत को 7 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है। कहा जा रहा है कि इनमें 2 सीटों पर आरएलडी के चुनाव चिन्ह पर सपा नेता चुनाव लड़ेंगे, यानी 2 सीटों पर वैसे भी सपा के नेताओं के हिस्से आनी है और परिणाम भी पूरी तरह पक्ष में आने को लेकर संशय है। भले 7 सीटों पर सपा कांग्रेस के साथ अलायंस में चुनाव लड़ा जाए, लेकिन हार जीत और वोट शेयरिंग के समीकरण आशंकित कर रहे हैं। इंडिया ब्लॉक में एक बड़ा पेच मुजफ्फरनगर सीट को लेकर भी फंसा है। जयंत इसे अपनी पारंपरिक सीट मानते हैं और चौधरी परिवार वहां से चुनाव लड़ता आ रहा है, लेकिन अलायंस में सपा ने ये सीट आरएलडी को नहीं दी है। चौंका रही बीजेपी की सियासी रणनीति। दरअसल आम चुनाव करीब है और बीजेपी की चुनावी रणनीतियां लगातार चौंका रही हैं। पहले बिहार में महागठबंधन में सेंधमारी की और यूपी में बड़ी ताबड़तोड़ की तैयारी है। खबर तो ये है कि राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी से अलायंस को लेकर बातचीत अंतिम दौर में है। अगर ये संभव होता है तो इसे बीजेपी की बड़ी रणनीतिक जीत माना जाएगा, क्योंकि आरएलडी अब तक इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है और कुछ ही दिन पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जयंत के साथ सीट शेयरिंग का ऐलान किया था। सवाल उठ रहा है कि आखिर वो क्या वजह है कि आरएलडी यूपी में इंडिया ब्लॉक और एनडीए के लिए क्यों इतनी जरूरी है, या ये दोनों की कोई मजबूरी है। वहीं अयोध्या में राम मंदिर की लहर है और जाट समाज भी राम की भक्ति में डूबा है। ये बात जयंत अच्छे से जानते हैं। वो ये भी जानते हैं कि सपा बसपा और कांग्रेस के साथ गठबंधन में एक सीट नहीं जीत पाए तो इस बार सिर्फ सपा के साथ अलायंस में जीत की उम्मीद करना कितना कठिन रहेगा और इससे पक्ष में किस हद तक परिणाम आ सकते हैं। बता दें कि पश्चिमी यूपी को जाट और मुस्लिम बाहुल्य इलाका माना जाता है,
यहाँ लोकसभा की कुल 27 सीटें हैं और 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 19 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि 8 सीटों पर गठबंधन ने कब्जा किया था। इनमें 4 सपा और 4 बसपा के खाते में आई थी। जयंत को पश्चिमी यूपी में जाट समाज का भी साथ नहीं मिला था। यही नहीं, 2014 के चुनाव में भी जयंत को निराशा हाथ लगी थी। 2019 के आम चुनाव में जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी ने सपा बसपा के साथ गठबंधन में 3 सीटों पर चुनाव लड़ा था और तीनों सीटों पर दूसरे नंबर पर आई थी। जयंत चौधरी अपने पुश्तैनी क्षेत्र बागपत से चुनाव लड़े और बीजेपी के डॉक्टर सतपाल मलिक ने 23,000 वोटों से हार गए। वहीं मथुरा से आरएलडी के कुंवर नरेंद्र सिंह को हेमा मालिनी से हार का सामना करना पड़ा था। इसी तरह जाटों के लिए बेहद सुरक्षित माने जाने वाली मुजफ्फरनगर सीट से अजीत सिंह पहली बार चुनाव लड़े थे और बीजेपी के संजीव बालियान से 6500 से ज्यादा वोटों से हार गए थे। अजीत और जयंत चौधरी को सपा बसपा के अलावा कांग्रेस का भी समर्थन मिला था। ये लगातार दूसरा आम चुनाव था जब चौधरी परिवार को खाली हाथ रहना पड़ा था। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान की इस छोटी जीत से पश्चिमी यूपी की राजनीति में बड़ा संदेश गया। दंगों के कारण चर्चा में आए मुजफ्फरनगर सीट पर बीजेपी की जीत को ध्रुवीकरण का नतीजा माना गया था। संजीव की जीत से मुजफ्फरनगर में चौधरी परिवार की घुसपैठ नहीं हो पाने की धारणा को भी बल मिला था। आरएलडी को 2014 के चुनाव में सिर्फ 0.9% वोट मिले थे। तब सपा और कांग्रेस का साथ मिला था, लेकिन 2019 के चुनाव में बसपा के भी साथ आने से आरएलडी का वोट प्रतिशत बढ़ गया था और 1.7% वोट शेयर हो गया था। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और यहाँ रुकेंगे छोटे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। कहा जाता है कि बारूद की आंख में पट्टी बंधी होती है और जब ये पट्टी फटती है तो वो ये नहीं देखती कि उसके आसपास इंसानों की कोई बस्ती है या फिर इंसान। वैसे भी ये देखना तो इंसानों का काम है। जहां उनकी बस्ती है वो बस्ती कहीं बारूद के ढेर में तो नहीं बैठी, लेकिन लालच और रिश्वत का चश्मा पहने चंद सरकारी अफसरों को ये बारूद कहाँ दिखाई देता है। और इन्हीं चंद अफसरों की वजह से मध्य प्रदेश के हरदा में बारूद ने वो शोले उगले कि बस्ती के साथ साथ कईयों को निगल गई और कईयों को झुलसा गई। देखिए खास रिपोर्ट। ताकि आप यहां के नक्शे से वाकिफ हो जाएं। आसमान से इस जगह को देखने के बाद साफ दिखता है कि इस जगह के चारों ओर खेत हैं और खेत के आसपास कई सारे पटाखों का कारोबार बगैर बारूद के तो चल नहीं सकता, मगर बस्ती के बीचों बीच बैठी ये फैक्ट्री। आसमान से खामोश इस धुएं की तस्वीर और बस्ती का नक्शा तो आपने देख लिया। अब आइए आपको धुएं से पहले धमाकों और शोलों से दहलाने की तस्वीरें भी दिखाता हूं, वो भी कैमरे के अलग अलग एंगल। राजधानी भोपाल से करीब 150 किलोमीटर दूर ये हरदा है। लगभग 7 लाख आबादी है इस शहर की। इसी हरदा में मंगलवार को सुबह करीब 11:30 बजे एक जबरदस्त धमाके की आवाज गूंजती है। धमाके की गूंज इतनी ताकतवर थी कि न केवल 10 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी, बल्कि लोगों के घरों के खिड़की, दरवाजे, बर्तन तक कांपने लगे थे।
विस्फोट ऊपर से वो गिरे बारूद के गोले। कितने लोग हैं? 100 लोग से ज्यादा, 100 लोग से ज्यादा घर जल गए। मेरा घर भी जल गया है पूरा। हमने तो वैसे चेक करके देख रहे। हाँ फिर बर्तन मानते मानते में बाहर आई। हाँ तो वो टीन बाकी थे ऊपर के। हाँ तो हमने सोचा कि पटाखे फेंकने में आग लग गई। तो हमारे घर के पीछे थे, तो हमने पहले बच्चे उनको निकाल के भगाया। ऊपर में नंसी भांजी थी, उसके 2 बच्चे थे, और इधर में जिठानी थी, उसके बहू और छोरी थी, उनके भी वो 2 बच्चे, उनको निकाल के इधर से कूदाया। फिर हम भागे। पीएम साहब ने यही बोला है कि जिला प्रशासन मुस्तैदी से जितने भी जो भी राहत कार्य है उसको तत्काल करें और लोगों को राहत पहुंचाएं। सर, इसके अलावा अभी और कोई कार्रवाई हुई व्यवसाय के पटाखे? इस पे हम पूरी जांच करेंगे और जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब उन घरों में धमाके गूंज रहे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस हाल में वो क्या करें। फैक्ट्री के साथ एक एक कर घर जल रहे थे। इस रास्ते में उस वक्त बहुत सारे लोग मौजूद थे। कुछ लोग उन फंसे लोगों को बचाना भी चाहते थे, मगर समझ नहीं पा रहे थे कि आग के शोलों में कूदे कैसे। हरदा जैसी इस छोटी जगह में हादसे से निपटने या मदद पहुंचाने के उतने इंतजाम भी नहीं थे, और मध्य प्रदेश के उन 2 शहरों जहां से मदद मिल सकती थी, वो शहर भोपाल और इंदौर भी हरदा से 150 किलोमीटर दूर थे। हादसे के 1 घंटे बाद तक धमाकों और शोलों के बीच फंसे इन लोगों तक किसी तरह की कोई भी मदद नहीं पहुंच पाई। घायलों के लिए एम्बुलेंस तो छोड़िए, आग पर पानी डालने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी देर से पहुंची, और जब पहुंची भी तो शोलों तक उनकी पहुंच नहीं जा पा रही थी। बाद में जब हर न्यूज चैनल पर हरदा की तस्वीरें तैरने लगी, तब शायद सरकार और प्रशासन को लगा कि घायलों तक जल्द से
की जांच की गई तब जांच रिपोर्ट ठीक पाई गई थी, यानी महीने भर पहले तक ये फैक्ट्री फिट थी, अब अचानक ये अनफिट हो गई। हमने घोषणा की है कि जो भी घायल होगा उसका इलाज पूरा मुफ्त किया जाएगा। जिनके घर में ये घटना घटी है या जिनकी मृत्यु हुई है उनको परिवार को लगभग 4 लाख रुपए प्रति परिवार उसमें देने की हमने घोषणा की है। साथ ही साथ कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जो घायल हैं उनको पूरा यथायोग्य सब प्रकार का इलाज कराया जा सके। हालांकि एडीएम साहब के पास इस सवाल का जवाब नहीं था कि फैक्ट्री के इर्द गिर्द गांव के घरों में बारूद कैसे रखे हुए थे। जाहिर है जांच का हवाला देकर इस हादसे को भी भुला दिया जाएगा और क्या पता कुछ वक्त बाद इसी जगह इसी फैक्ट्री को एक बार फिर फिट बताकर चालू भी कर दिया जाए, क्योंकि इससे पहले अनगिनत बार ऐसा हो चुका है कि फैक्ट्री खुद बताशा बनकर फूटी और बस्तियों को तबाह कर दिया और कुछ दिन शोर मचा और फिर सब कुछ थम गया। प्रबुद्ध चौहान, स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को देखते रहिए के न्यूज इंडिया और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।